हेलो दोस्तों, मैं अखिलेश स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म डिफेंस क्रैकर विद नवीन सर में। तो जैसा कि आप लोगों को पता है दोस्तों, हम लोग केमिस्ट्री की क्लास एनडीए फर्स्ट 2025 के लिए ले रहे थे और ये कैसी है, थ्योरेटिकल क्लास है। तो अभी तक की हमारी 6 क्लासें हो चुकी हैं बेटा। आज ये हमारी 7वीं क्लास है, यानी चैप्टर दूसरा चल रहा था। क्या चल रहा था? तत्व यौगिक और मिश्रण, चैप्टर दूसरा चल रहा था। पहला चैप्टर था भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, वो हमने एक क्लास में ख़त्म कर लिया था। आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो ये हमारी क्या रहेगी बेटा, ये हमारी लास्ट क्लास रहेगी। क्या रहेगी? लास्ट, दूसरे चैप्टर की लास्ट क्लास रहेगी। तो आओ, बिना टाइम वेस्ट किए बेटा हम स्टार्ट करते हैं। यानी हमारा जो 7वीं क्लास है बेटा, ये क्या है, कंपाउंड के बारे में हमें पढ़ना है, यौगिकों के बारे में हमें पढ़ना है। इससे पहले तक के जो हम क्लासें ले चुके हैं, आप लोग अगर नए हों तो हमारी पुरानी क्लासें ज़रूर देखिएगा। क्लियर हो गया? तो अब बेटा देखते हैं यौगिक क्या होते हैं, यानी परिभाषा देखते हैं। सबसे पहले क्या देखते हैं बेटा? परिभाषा देखते हैं। तो क्या हो जाएगा इसमें? देखें, दो या दो से अधिक यौगिक, दो या दो से, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक तत्व, दो या दो से अधिक तत्व जब किसी निश्चित अनुपात में, जब किसी निश्चित अनुपात में, बेटा एक चीज याद रखना, निश्चित अनुपात रहेगा। अनुपात क्या रहेगा? फिक्स रहेगा। निश्चित अनुपात में मिलते हैं, में मिलते हैं, तो यौगिक बनते हैं। तो यौगिक बनते हैं। क्लियर हो गया बेटा? क्या बनते हैं? यौगिक बनते हैं। तो दो या दो से अधिक तत्व जब क्या करते हैं, किसी निश्चित अनुपात में मिलते हैं, तो हम हमारे क्या बनते हैं? यौगिक बनते हैं। जैसे एग्जाम्पल हो गया बेटा, H2O, NaOH, HCl, CO2। क्लियर हो गया? NH3। ये सब हमारे क्या हैं बेटा? यौगिक हैं। क्या हैं? यौगिक हैं। तो जैसे अगर हम बात कर लें H2O का अनुपात क्या होता है, कभी कभी पूछ लेता है कि अनुपात क्या है बेटा। तो अनुपात पूछता है कि पानी में, जैसे H2O है, तो पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात क्या होगा? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का भार अनुपात क्या होगा? हाइड्रोजन कितने हैं बेटा? एक है। हाइड्रोजन का जो परमाणु भार होता है कितना होता है बेटा? एक होता है। हैं कितने हाइड्रोजन? दो हैं, दो से मल्टीप्लाई कर दो। ऑक्सीजन कितना है? एक है। ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना होता है? 16 होता है। कितना हो जाएगा? 2:16। इसका मतलब है, इसको अगर जब कट करेंगे तो हो जाएगा 1:8। यानी इनका जो रेशियो होता है पानी में, जो रेशियो होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, वो कितना होता है? 1:8 होता है। अगर हम यहाँ CO2 का निकालें, किसका निकालें? कार्बन डाइऑक्साइड का अनुपात निकालें, तो कितना हो जाएगा? कार्बन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना होगा? कार्बन कितने हमारे? कार्बन का होता है बेटा 12 होता है। ऑक्सीजन का भी बताया 16 होता है, और दो ऑक्सीजन है तो दो से मल्टीप्लाई कर दो। तो 12 अनुपात कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा। तो 12, चार तियाँ 12, और चार अट्ठे 32। तो रेशियो कितना हो जाएगा बेटा? 3:8 हो जाएगा बेटा कार्बन डाइऑक्साइड का। तो क्लियर हो गया? यहाँ तक उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। आगे पढ़ते हैं बेटा कि जो यौगिक होते हैं दो प्रकार के होते हैं। एक होता है कार्बनिक यौगिक, एक होता है अकार्बनिक यौगिक। कार्बनिक यौगिक क्या होते हैं बेटा? तो कार्बन युक्त यौगिकों को क्या कहते हैं कि बेटा? कार्बन युक्त यौगिकों को, कार्बन युक्त यौगिकों को, कार्बन युक्त यौगिकों को कार्बनिक यौगिक कहते हैं। कार्बन युक्त यौगिकों को कार्बनिक
यौगिक कहते हैं। अर्थात जिन यौगिकों में कार्बन प्रेजेंट होगा, क्या होना चाहिए, कार्बन उपस्थित होना चाहिए। अगर कार्बन अनुपस्थित है तो वो अकार्बनिक यौगिक होंगे, यानी कार्बन जिनमें होगा वो कार्बनिक यौगिक हैं, रेस्ट ऑल क्या हैं, अकार्बनिक यौगिक हैं। जैसे एग्जाम्पल बेटा देख लें, एग्जाम्पल में हो जाएगा क्या है, जैसे CHCl3, इसको बेटा क्लोरोफॉर्म बोलते हैं। CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड हो गया। बेंजीन हो गया बेटा, ये क्या है, एरोमेटिक कार्बनिक यौगिक है, क्या है, एरोमेटिक कार्बनिक यौगिक है। CH3COOH हो गया। ये सब तुम्हारे क्या है बेटा, कार्बनिक यौगिक हैं, क्या है, कार्बनिक यौगिक होते हैं। जैसे CH3OH हो गया। और इन यौगिकों का, यानी हम कह सकते हैं कि कार्बनिक यौगिकों का जिस रसायन में या जिस विज्ञान में अध्ययन किया जाता है उसे हम कार्बनिक रसायन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, कार्बनिक रसायन कहते हैं। यानी जिस विज्ञान के अंतर्गत किसका, कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन किया जाता है उस विज्ञान को हम कार्बनिक रसायन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, कार्बनिक रसायन कहते हैं। क्लियर हो गया। यानी रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें कार्बनिक यौगिकों का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, कार्बनिक रसायन कहलाती है। समझ में आ गया बेटा। अकार्बनिक यौगिक क्या होंगे, जिनमें कार्बन नहीं पाया जाता, ऐसे यौगिक क्या हो जाएगा बेटा, ऐसे यौगिक, ऐसे यौगिक जिनमें, ऐसे यौगिक जिनमें कार्बन नहीं पाया जाता है, कार्बन नहीं पाया जाता है, ऐसे यौगिक जिनमें कार्बन नहीं पाया जाता है क्या कहलाते हैं, अकार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, अकार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। जैसे बेटा क्या हो जाएगा, NH3 हो गया, H2O हो गया, ये सब क्या हैं, अकार्बनिक यौगिक हैं। हो गया बेटा। जैसे NaOH हो गया, क्लियर, HCl हो गया, ये सब क्या है बेटा, अकार्बनिक यौगिक होते हैं। क्या होते हैं, अकार्बनिक। यानी रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत अकार्बनिक यौगिकों का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, ऐसी रसायन विज्ञान को हम क्या कहते हैं, अकार्बनिक रसायन कहते हैं। और अकार्बनिक यौगिक क्या हैं, जिनमें कार्बन की अनुपस्थिति होती है, यानी जो कार्बन से मिलकर नहीं बनते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं बेटा, अकार्बनिक यौगिक कहते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया हो। समझ में आ गया हो, वीडियो पॉज कर लीजिए और इसको क्या करें, स्क्रीनशॉट ले लें या आप लिख सकते हैं। क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक क्लियर होगा। आगे बेटा मिश्रण पढ़ते हैं। क्या है, मिश्रण। मिश्रण मानी यानी मिक्सचर। मिक्सचर क्या होता है बेटा, मिक्सचर क्या है, यानी दो या दो से अधिक यौगिक, क्या कह रहे हैं बेटा, दो या दो से अधिक यौगिक जब बिना किसी अनुपात के मिला दिए जाते हैं, क्या कहेंगे, दो या दो से अधिक यौगिकों को जब बिना किसी अनुपात के मिलाया जाता है तो मिश्रण प्राप्त होता है। तो क्या लिखेंगे, जब दो या दो से, जब दो या दो से अधिक यौगिकों को, दो या दो से अधिक यौगिकों को, यौगिकों को बिना किसी अनुपात के मिलाया जाता है, बिना किसी अनुपात के, बिना किसी अनुपात के मिलाया जाता है, मिलाया जाता है, तो मिश्रण प्राप्त होता है, तो मिश्रण प्राप्त होता है। ठीक है। जैसे उदाहरण ले लें बेटा, अगर हम शुगर और वाटर ले लें, क्या ले लें, चीनी और पानी का मिश्रण, किसका, चीनी और पानी का मिश्रण। नमक और, यानी सॉल्ट और पानी का मिश्रण, ये क्या हो जाएगा बेटा, मिश्रण हो जाएगा। जैसे सैंड प्लस वाटर,
क्लियर हो गया। यानी सैंड मतलब मिट्टी हो गया, बालू हो गया, बालू और मिट्टी का मिश्रण, ये सब क्या है बेटा, मिश्रण है। जैसे शिकंजी हो गया तुम्हारा, क्या है, मिश्रण है। तो इन्हें हम क्या कहते हैं बेटा, मिश्रण कहते हैं। क्या कहेंगे, मिश्रण। जब दो या दो से अधिक, देखो शुगर हो गया, ये भी एक यौगिक है, H2O हो गया, ये भी एक यौगिक है। तो दो या दो से अधिक यौगिकों को जब हम मिलाते हैं आपस में, तब हमें मिश्रण मिलते हैं। क्लियर हो गया। मिश्रण मतलब मिक्सचर। अब ये जो मिक्सचर होते हैं बेटा, दो प्रकार के होते हैं। कैसे होते हैं, दो प्रकार के होते हैं मिश्रण। तो दो प्रकार के में मतलब पहला क्या होता है, होमोजीनियस मिक्सचर, और दूसरा होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर क्या होते हैं, समांगी मिश्रण क्या होते हैं। होमोजीनियस मिक्सचर ऐसे मिक्सचर होते हैं बेटा जिनका कंपोजिशन बेटा क्या होता है, पूरे विलयन में एक जैसा होता है। क्या होता है, पूरे विलयन में एक जैसा होता है। जैसे उदाहरण से समझते हैं, अगर हमने पानी में चीनी घोल दी, क्या किया, पानी में चीनी घोल दी। अब चीनी घोलने के बाद जब पूरी तरीके से चीनी घुल जाएगी, तो जो वो पानी है बेटा, पानी जो शरबत बनेगा, शरबत पूरी तरीके से, यानी जितना ऊपर मीठा होगा उतना ही नीचे मीठा होगा। ऐसा नहीं होगा कि अगर थोड़ी देर हम रख दें तो वो क्या हो जाए, नीचे ज़्यादा मीठा हो जाए या ऊपर कम मीठा हो जाए। क्या ऐसा होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। यानी जो उसमें विलेय घोले गए हैं बेटा, जो उसमें पदार्थ घोला गया है, वो पूरे विलयन में समान रूप से वितरित हो गया है। तो क्या कहेंगे, जब विलेय विलायक में समान रूप से वितरित हो जाए, क्या हो जाए, जब विलेय विलायक में समान रूप से वितरित हो जाए, उसे हम क्या कहते हैं, समांगी मिश्रण कहते हैं। यानी समझ में आ गया बेटा, क्या हो जाएगा, जब विलेय विलायक में पूर्ण समान रूप से वितरित हो जाए या समान रूप से मिल जाए, उसे हम क्या कहते हैं, समांगी मिश्रण कहते हैं। तो क्या कहेंगे, जब इसी को बेटा हम क्या कहते हैं, समांगी मिश्रण को ही हम क्या कहते हैं बेटा, विलयन भी कहते हैं। तो याद रखना, इसी को हम विलयन कहते हैं। अब विलयन किससे मिलकर बनता है, विलयन बेटा दो, विलयन किससे मिलकर बनता है, यानी विलयन के दो घटक होते हैं। कौन कौन से जो दो घटक होते हैं, एक बेटा विलायक होता है, एक क्या होता है, विलायक होता है, जिसको अंग्रेजी में सॉल्वेंट कहते हैं, और एक विलेय होता है। क्या होता है, विलेय होता है, जिसे सॉल्यूट कहते हैं। क्या कहते हैं, सॉल्यूट कहते हैं। और इसे क्या कहते हैं, सॉल्यूशन कहते हैं। क्या कहेंगे बेटा, सॉल्यूशन कहेंगे। क्लियर हो गया। तो जब किसी विलायक में विलेय पूरी तरीके से विलीन हो जाए, क्या हो जाए, पूरी तरीके से विलीन हो जाए, यानी पूरे विलयन में क्या हो, समान रूप से फैल जाता है, तो इसमें क्या कहेंगे, इसमें इसमें मतलब समांगी मिश्रण में, इसमें विलेय पदार्थ, इसमें विलेय पदार्थ पूरे विलयन में, पूरे विलयन में समान रूप से, समान रूप से वितरित हो जाता है, समान रूप से वितरित हो जाता है। क्लियर हो गया। जैसे अभी बताया, शुगर और, अगर हम यहाँ उदाहरण ले लें बेटा, तो उदाहरण क्या हो जाएगा, जैसे चीनी और पानी का मिश्रण, चीनी और पानी का मिश्रण, नमक और पानी का मिश्रण, नमक और पानी का मिश्रण, ये क्या होंगे बेटा, ऐसा नहीं होगा ना कि नमक कहीं ज़्यादा हो जाए और नमकीन कहीं ज़्यादा लगे। पानी में जब नमक घोलेंगे तो ऐसा थोड़ी होगा कि कहीं ज़्यादा नमकीन लगे कहीं कम नमकीन लगे। हमेशा यानी नीचे से ऊपर जितना भी विलयन होगा वो एक समान लगेगा। तो उसे हम क्या कहते हैं, समांगी मिश्रण कहते हैं। अब बात कर लेते हैं बेटा विषमांगी मिश्रण की। तो विषमांगी मिश्रण क्या होंगे, वे मिश्रण जिनमें क्या हो, यानी जो समान रूप से वितरित नहीं होते हैं। क्या कहेंगे, जिसमें विलेय पदार्थ, जिसमें विलेय पदार्थ, विलेय पदार्थ समान रूप से, विलेय पदार्थ पूरे विलयन में, पूरे विलयन में समान रूप से
समान रूप से वितरित नहीं होते हैं। समान रूप से वितरित नहीं होते हैं। क्लियर हो गया? समान रूप से वितरित नहीं होते। जैसे अगर हम उदाहरण देखें बेटा, तो उदाहरण में क्या ले लें, जैसे सैंड प्लस वाटर, सैंड प्लस वाटर, यानी जैसे मिट्टी वाला पानी या बालू वाला पानी। जब हम बालू को घोलेंगे तो हो सकता है जब कोई मिट्टी घोलें तो मिट्टी में क्या होगा, हो सकता है जब हम घोलें उसको तो उस समय क्या होगा, उसका जो कंपोजिशन लगेगा ऐसा लगेगा कि पूरे पानी में घुला हुआ है। लेकिन जैसे ही थोड़ी देर रख देंगे ना बेटा, तो थोड़ी देर रखने के बाद मिट्टी नीचे बैठ जाती है या बालू नीचे बैठ जाती है और पानी ऊपर का ऊपर रह जाता है। तो ये क्या होगा, यानी क्या होगा, विषमांगी मिश्रण होगा। यानी जिसमें विलेय पदार्थ पूरी तरीके से उस विलयन में समान रूप से वितरित नहीं हो पाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, विषमांगी मिश्रण कहते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया आप लोगों को? क्या कोई डाउट है अभी भी बेटा? तो इसको लिख लीजिए या फिर इसमें क्या करें, स्क्रीनशॉट ले ले बेटा, ठीक है। चलो आगे बढ़ें। अब बेटा क्या है, जो मिश्रण होते हैं, मिश्रणों को पृथक्करण करने की कुछ विधियां होती हैं। यानी मान लो हमने मिश्रण ले लिए या दो से अधिक मिश्रण हमें दे दिए गए, अब उनको हमें क्या करना है, अलग करना है। तो सेपरेट करने की कुछ विधियां होती हैं। जैसे एक होती है बेटा छानन विधि। तो छानन विधि में क्या करते हैं, छानन विधि में बेटा होता क्या है कि कुछ कण बड़े होते हैं, कुछ कण छोटे होते हैं। तो जब हम छानते हैं, जैसे गेहूं से अगर हमें लाही जो होती है बेटा, लाही के दाने छोटे होते हैं, अब गेहूं को अलग करना है तो उसी हिसाब का हम छन्ना ले लेते हैं। तो उससे क्या करेंगे, बड़े कण होंगे वो छन्ने में रह जाएंगे, या छोटे कण यानी जो लाही के कण होंगे वो क्या हो जाएंगे, सरसों के जो कण होते हैं वो हमारे बेटा नीचे निकल जाते हैं। तो इसको कहते हैं छानन विधि। तो कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनको हम छानन विधि के द्वारा भी अलग कर सकते हैं, कुछ को हम ऊध्रुपातन के द्वारा। तो आगे कई विधियां पढ़ते हैं बेटा, जैसे आसवन हो गया, प्रभाजी आसवन हो गया। तो बेटा अब देखते हैं क्रिस्टलन क्या है बेटा। सबसे पहला क्या है, क्रिस्टलन। क्रिस्टलन में क्या होता है, ये देखो बेटा क्रिस्टलन है। क्रिस्टलाइन में क्या होता है, यानी इसमें क्रिस्टल बनते हैं बेटा। क्या है, क्रिस्टलीकरण। क्या है, इसको हम क्रिस्टलीकरण भी कहते हैं। कौन सी विधि है, क्रिस्टलीकरण। इसमें क्रिस्टल बनाने की विधि होती है। क्या होती है, यौगिकों को क्रिस्टल बनाया जाता है। तो जब बेटा क्या है, ये पोटेशियम नाइट्रेट है, पोटेशियम नाइट्रेट को बेटा क्या करेंगे, पोटेशियम नाइट्रेट, अरे क्या हो गया? ठीक है बेटा, पोटेशियम नाइट्रेट को हम क्या करेंगे, इस पोटेशियम नाइट्रेट और NaCl को के मिश्रण को हमें क्या करना होता है, अलग करना होता है। पोटेशियम नाइट्रेट भी बेटा क्या होता है, क्रिस्टलीय होता है, और NaCl भी क्रिस्टलीय होता है। क्रिस्टलीय का मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में क्रिस्टल के फॉर्म में होते हैं। होता है कि नहीं होता है, तुम लोगों को पता होगा। तो जब इसको हम दोनों को मिला देते हैं, अब मिलाने के बाद हम इन्हें अलग करते हैं। क्या करना है, इन दोनों को अलग करना है। तो किस विधि से करेंगे, क्रिस्टलन विधि, यानी क्रिस्टलीकरण के द्वारा अलग करेंगे। होता क्या है, जब इन दोनों को गर्म पानी में मिला देते हैं, क्या करते हैं, गर्म पानी में मिला देते हैं, तो ये जो पोटेशियम नाइट्रेट है ना बेटा, पोटेशियम नाइट्रेट पूरी तरीके से उसमें घुल जाता है। क्या हो जाता है, विलीन हो जाता है। फिर इसको हम ठंडा कर लेते हैं। तो जब ठंडा करेंगे तो हमें NaCl के क्रिस्टल मिल जाएंगे। क्या मिलेंगे, NaCl के क्रिस्टल मिल जाते हैं। तो NaCl को हम क्या कर लेते हैं, बाद में अलग कर लेते हैं, और NO3 उसी बर्तन में रह जाता है। क्लियर हो गया? अब करते हैं पृथककारी कीप। पृथककारी कीप के द्वारा, यानी बाई सेपरेशन फनल। तो क्या होता है, दो अमिश्रणीय द्रवों को अलग किया जाता है। दो अमिश्रणीय द्रवों का मतलब क्या है बेटा, जैसे तेल से पानी को अलग करना। अमिश्रणीय मतलब समझे, यानी जिसमें चीज विलीन ना हो, घुले ना। यानी जैसे तेल में पानी डालें तो क्या तेल में पानी घुलेगा, नहीं, मिश्रण नहीं होगा उसका, यानी मिक्स नहीं होंगे। तो जब दो ऐसे पदार्थों को हमें क्या करना है बेटा, दो ऐसे पदार्थों को अलग करना है जो मिश्रित नहीं होते हैं, तो उसको किससे, पृथककारी कीप के द्वारा अलग करेंगे। दो अमिश्रणीय द्रवों को हमें क्या करना है, अलग करना है। तो जैसे तेल से पानी को अलग करने के लिए कौन सी विधि लाई जाती है, पृथककारी कीप विधि से।
ऊध्रुपातन से क्या होता है बेटा, ऊध्रुपातन कौन सी विधि है, ऊध्रुपातन में क्या होता है बेटा, जैसे कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो लिक्विड में बिना चेंज हुए सीधे किस में चेंज हो जाते हैं, गैस में, यानी ऐसी विधि जो ठोस से सीधे गैस में बदल जाए उसे हम ऊध्रुपातन प्रोसेस कहते हैं, ऊध्रुपातन प्रक्रिया कहते हैं। इसको हम पिछली क्लास में पढ़ भी चुके हैं अच्छे से। तो जैसे बेटा नौसादर हो गया, क्या हो गया, नौसादर है, कपूर है, नेफ्थलीन है, एंथ्रासीन है, आयोडीन है, बेंजोइक एसिड है और मर्क्यूरी क्लोराइड है। अगर ये सारी चीज़ें किसी अन्य चीज़ों में मिली हुई हैं तो अन्य चीज़ों में क्या होगा बेटा, हम इनका ऊध्रुपातन करवा देंगे। क्या करवाएंगे, जब इनको हीट करेंगे तो ये चीज़ें निकल जाएंगी, क्या हो जाएंगी, भाप बनकर उड़ जाएंगी और जिसमें मिक्स होंगी वो पदार्थ हमें अच्छे से मिल जाएगा। जैसे मान लो क्या किया हमने, कपूर को नमक में मिला दिया, किस में मिला दिया, जैसे NaCl को, NaCl प्लस कपूर, कपूर को बेटा कैम्फर कहते हैं। तो कपूर और NaCl नमक को हमने मिला दिया, कपूर भी सफ़ेद होता है और नमक भी सफ़ेद होता है। तो जब हम इसको क्या करेंगे, हीट करेंगे तो क्या ऊध्रुपातन करवाएंगे इसको, तो कपूर क्या हो जाएगा बेटा, कपूर गैस बन के उड़ जाएगा और क्या बच जाएगा, NaCl हमारा बच जाएगा। क्लियर हो गया बेटा। तो इनको हम ऊध्रुपातन के द्वारा अलग कर सकते हैं, किसके द्वारा, सब्लिमेशन के द्वारा अलग कर सकते हैं। फिर बेटा क्या है, आसवन। आसवन में क्या होता है बेटा, किसी द्रव से अवाष्पशील पदार्थों की अशुद्धियों को अलग करना है। अवाष्पशील मतलब समझ गए, जो वाष्प में ना बन सके उन्हें हम क्या कहते हैं, अवाष्पशील, नॉन वोलाटाइल कहते हैं। वोलाटाइल मतलब वाष्पशील, अवाष्पशील मतलब जो हवा में ना उड़ सके, यानी जिनमें उड़ने की क्षमता नहीं होती है, उन्हें हम अवाष्पशील पदार्थ कहते हैं। तो समुद्र जल से आसवन द्वारा शुद्ध जल प्राप्त करना क्या कहलाता है बेटा, आसवन के द्वारा हम इनको अलग कर सकते हैं। किसके द्वारा अलग कर सकते हैं, आसवन के द्वारा अलग कर सकते हैं। जैसे समुद्र का जल है, अब समुद्र जल क्या हो जाएगा, आश्रित हो जाएगा भाप में, ये वोलाटाइल होता है। कैसा होता है, वोलाटाइल होता है, वाष्पशील होता है पानी। तो जब हमें पानी से नमक को, अब नमक थोड़ा उड़ जाएगा बेटा, नमक उड़ नहीं पाता है, यानी ये अवाष्पशील पदार्थ होता है, नॉन वोलाटाइल होता है। तो समुद्र से हमें क्या करना है, जब नमक प्राप्त करते हैं तो किस विधि से करते हैं, आसवन विधि से करते हैं। इसका जो टेम्परेचर होता है बेटा 30 से 40 डिग्री सी का अंतराल होता है दोनों के टेम्परेचर में। कितना, 30 से 40 डिग्री सी का अंतर होता है दोनों के टेम्परेचर में। क्लियर हो गया। तो ये अगर हमें जब समुद्र से नमक निकालना होता है तो किस विधि से निकालते हैं, आसवन विधि से हम इसका नमक निकालते हैं। क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं बेटा। फिर है बेटा प्रभाजी आसवन। क्या है बेटा, प्रभाजी आसवन। तो प्रभाजी आसवन क्या है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। इसमें क्या होता है, दो ऐसे वाष्पशील द्रवों को, उसमें क्या था, आसवन में क्या था बेटा, अवाष्पशील पदार्थों को अलग करना था। इसमें क्या है, वाष्पशील द्रवों को हमें क्या करना है, अलग करना है। कि मिश्रण को जब अलग किया जाता है, जिनके क्वथनांकों में बहुत कम अंतर होता है, क्या होता है, बहुत कम अंतर होता है, तो उस केस में हम प्रभाजी आसवन का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, प्रभाजी आसवन का यूज करते हैं बेटा। जैसे एसीटोन और एल्कोहलों का मिश्रण, अगर एसीटोन और एल्कोहल को मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, किससे अलग करेंगे, प्रभाजी आसवन के द्वारा। पेट्रोलियम से पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, ऑयल को हम अलग करते हैं तो किसके द्वारा अलग करते हैं, प्रभाजी आसवन के द्वारा करते हैं। वायु से अलग अलग गैसों का जो मिश्रण होता है, अगर वायु से उन गैसों को अलग करना है तो किसकी विधि से करेंगे, प्रभाजी आसवन द्वारा करेंगे। क्लियर हो गया बेटा। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो वो बता सकता है। क्लियर हो गया। चलो कुछ क्वेश्चन है बेटा, वो क्वेश्चन करवा दें। इसके बाद आप लोगों की ये लास्ट क्लास थी, इस चैप्टर की लास्ट क्लास थी, फिर हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो देखो बेटा क्या है, क्वेश्चन कैसे आते हैं एनडीए में, ये कुछ एग्जाम्पल लिए गए हैं कि वायु है, तो वायु क्या है बेटा, एक यौगिक है, दूसरा है एक मिश्रण है, प्रदूषण रहित क्षेत्रों में एक यौगिक है, औद्योगिक क्षेत्रों में एक मिश्रण है। तो इसका आंसर हो जाएगा बेटा, जो वायु क्या है, दो या दो से अधिक पदार्थों का मिश्रण होता है, तो ये क्या है, एक मिश्रण है बेटा। क्या है, मिश्रण है। अगला क्वेश्चन है, पदार्थ की नवीनतम खोजी गई अवस्था कौन सी है। तो पदार्थ की नवीनतम खोजी गई अवस्था है बेटा ठोस, गैस, द्रव, ये सब पुरानी है। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, ये क्या है, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, ये सबसे नवीनतम खोजी गई अवस्था है। इससे पहले एक और अवस्था होती है प्लाज्मा। तो चौथी अवस्था कौन सी होती है बेटा, प्लाज्मा होती है। पांचवी अवस्था कौन सी है, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, जो अभी लेटेस्ट में खोजी गई है। क्लियर हो गया।
यानी नवीनतम खोजी गई अवस्था कौन सी हो जाएगी, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट हो जाएगी। आगे देख लें। अगला क्वेश्चन है बेटा, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, जब किसी ठोस को गर्म करने पर वह सीधे गैस में बदल जाता है तो ठोस से सीधे गैस में बदलना क्या कहलाता है, ऊर्ध्वपातन कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा, ऊर्ध्वपातन कहलाता है। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नहीं है, तो ये बेटा कार्बन है, ये मैग्नीज है, ये फास्फोरस है, ये अमोनिया है। ये क्या है बेटा, ये यौगिक है, तत्व नहीं है। क्या है, ये यौगिक है, बाकी के सब क्या है, तत्व है। तो यही पूछा है कि तत्व नहीं है, तो कौन सा हो जाएगा, अमोनिया नहीं है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में है, तो कौन सा है बेटा, पढ़ा चुके हैं बेटा, पारद। पारद मतलब क्या होता है, ये मरकरी को कहते हैं। ठीक है, मरकरी यानी पारा इसी को कहते हैं। क्या कहते हैं, पारा। तो ये क्या है, सामान्य ताप पर या कमरे के ताप पर क्या होती है, द्रव होती है। क्लियर हो गया बेटा, ये कुछ क्वेश्चन थे और आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं। जय हिंद।